नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1 जनवरी 2022 को सीबीटी मोड में ऑनलाइन में हुआ था, आज हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें पेडागोजी का 30 क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं 1/1/2022 को जो हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है विकास एक आयामी होता है, ऑप्शन बी है विकास एक दिशीय होता है, या ऑप्शन सी विकास एक असतत प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। तो चलिए इसका हम अब आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास की दिशा जो है कि अधोगामी और शीर्षगामी होता है। तो ये कैसे होता है, तो इसको समझिए। अब विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, यह नियम बताता है कि शरीर का विभिन्न अंग का विकास जो है कि भिन्न भिन्न चरण में भिन्न भिन्न दर से होता है। ठीक है, बालक का विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक, बालक अपने शरीर के किसी भी अंग का संचालन करने से पहले अपना हाथ का उपयोग करना सीखता है। ठीक है, और बच्चों के विकास का शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। और चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है हमको। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों का विकास एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चा वह अवधि है, बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन से भी हम लोग छांटने का कोशिश करेंगे। बच्चे का विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्धारित होती है, तो ये नहीं हो सकता है, केवल किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं कर सकता है। ठीक है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है, जिसके बारे में वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। उसके बाद है बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा गया है। और ऑप्शन नंबर ए में कहता है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी समाजीकरण, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता। क्या हो जाएगा, परिपक्वता। कैसे हो जाएगा परिपक्वता, अब उसको समझिए। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परिपक्वता। बालक का विकास वंशानुगत गुण और वातावरणीय गुण दोनों का अंतःक्रिया है। ठीक है, इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से बालक का सर्वांगीण विकास साथ साथ परिपक्वता भी आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है। यानी कि यहाँ खाली स्थान है, समाजीकरण का प्राथमिक कारण। तो आप लोग सीडीपी में पढ़े होंगे, प्राथमिक कारक क्या होता है समाजीकरण का, परिवार होता है, और द्वितीय कारक क्या होता है, विद्यालय होता है। तो यहाँ पे विद्यालय के स्थान पे मीडिया भी आ सकता है, तो लेकिन पहला क्या आएगा, यहाँ पे परिवार आएगा, जो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। कोहलबर्ग के अनुसार क्या होता है, नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो ये ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, ऑप्शन सी दंड और आज्ञा पालन, और ऑप्शन डी सार्वभौमिक सिद्धांत। तो इसका क्या हो जाएगा, रुकिए इसको बनाने से पहले इसका थ्योरी समझ लेते हैं। कोहलबर्ग क्या कहता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, और तीनों के 2-2 अवस्थाएं हैं। तो पहला क्या है, पहला स्तर है पूर्व परंपरागत
स्तर जो कि 4 से लेकर 10 वर्ष के लिए होता है। इसमें 2 अवस्था में बांटा है। पहला है दंड और आज्ञाकारिता का उन्मुक्ता और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुक्ता। दंड और आज्ञाकारी का मतलब होता है बच्चा दंड के डर से या आज्ञा के पालन करने के लिए जिस प्रकार की उन्मुक्ता दिखाता है वो होता है दंड एवं आज्ञाकारिता। और दूसरा होता है साधनात्मक, जैसे को तैसा। अगर बच्चों के साथ अगर आप कि बच्चा का अगर कोई दूसरा बच्चा पेंसिल तोड़ देता है तो वो बच्चा भी उसका पेंसिल तोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, बदला लेने की भावना बचपन में बच्चा में रहती है। तो ये दूसरा अवस्था है। उसके बाद है तीसरा अवस्था। तीसरा अवस्था क्या है, यानी कि दूसरा स्तर। दूसरा स्तर में है परंपरागत में परस्पर एकरूपता सिद्धांत। परस्पर एकरूपता सिद्धांत मतलब होता है किसी के सामने अच्छा बनने का कोशिश करना, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करना। और परंपरागत का दूसरा अवस्था है अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता, यानी कि कानून का पालन करना। कानून में अगर कहा गया है कि अगर लाल बत्ती जल रही है तो रोड क्रॉस नहीं करना है, तो रोड क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा स्तर दिया गया है। और परंपरागत यानी कि दूसरा स्तर के लिए 10 से 13 वर्ष है और उत्तर परंपरागत, ठीक है, इसके लिए 13 से अधिक वर्ष दिया गया है। इसमें क्या कहता है, इसका पहला सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, यानी कि अगर बच्चा इस स्तर में आने के बाद उसमें नैतिकता का गुण आ जाता है। बच्चा क्या होता है, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और कहीं रेड लाइट भी जल रही है तो बच्चा रेड लाइट के सिग्नल को तोड़कर उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएगा, क्योंकि वह समझता है कि कानून जो है कि व्यक्ति के लिए बनाया गया है, व्यक्ति कानून के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा अवस्था आता है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्ता, मतलब बच्चा दूसरों के खातिर अपना जान पे खेल के भी उसको बचाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत, जो 3 स्तर दिए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, और तीनों को 2-2 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 7-8 वर्षीय बच्चा, यानी कि 7 से 8, तो हम क्या बताएं, पूर्व परंपरागत ये 4 से लेकर 10 तक है और परंपरागत 10 से 13 और उत्तर परंपरागत 13 से अधिक के लिए है। तो यहाँ पे 7 से 8 मतलब 4 से 10 है, तो इसको 2 विभाग में बांटा गया है। तो 4 से 7 और 7 से 10 हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नैतिकता का निर्णय लेने का आधार क्या है, तो नैतिकता का निर्णय लेने का आधार इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें नैतिकता का निर्णय लेने का आधार हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन, ठीक है। 7-8 वर्ष में वह दंड और आज्ञा पालन ही रहता है। और 9-10 में क्या हो जाता है कि वह सापेक्षता, साधनात्मक सापेक्षता के लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, तो इसका भी पहले थ्योरी समझ लेते हैं। जीन पियाजे क्या कहता है। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड का वैज्ञानिक है और यह ज्ञानात्मक विकास का एक क्रम दिया है, ठीक है। इन्होंने अपने विकास के अवस्था को 4 चरण में डिवाइड किया है। पहला क्या होता है, इंद्रिय गामक की अवस्था। इंद्रिय गामक की अवस्था मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष तक की है। सांकेतिक पूर्व प्रत्ययी विचारों की अवस्था ये 2 से 4 वर्ष है। ये क्वेश्चन में इसी टाइप से दिया जाता है, इसलिए इस टाइप का नाम को याद करना बेहद ज़रूरी है। और तीसरा है स्वजनित विचारों की अवस्था। स्वजनित विचारों की अवस्था ये 4 से 8 तक है। और मूर्त क्रिया की अवस्था ये 8 से 12 तक है। अगर हम लोग इसको दूसरे टाइप से समझना चाहे तो समझ सकते हैं, जैसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है, बच्चे जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, बच्चे वैसे वैसे वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये संसार के बारे में खुद सिद्धांत बनाते हैं। बच्चों की सोच वयस्क के प्रकार से अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, जीन पियाजे का 4 अवस्था है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष।
प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष होती है। उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष के लिए है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता कब आती है? जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, तो इसी से आती है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ऑप्शन ए है जीववाद, बी है केंद्रीयता, सी है परिकल्पित निगमनात्मक और डी है संक्रामक परिणाम निकालना। तो इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीयता। इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीयता। केंद्रीयता के कारण ही जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे केंद्रीयता का तर्क है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? डैश पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है कि सामाजिक संरचना पर आधारित है, या व्यवहारवाद पर आधारित है, या मनोविश्लेषण पर, या सार्वभौमिकता पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना पर, क्योंकि समाज से समाजीकरण के कारण ही बच्चा सीखता है समाज में, ये वाइगोत्स्की का कहना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर, वाइगोत्स्की ने बच्चों को स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? स्वयं से संवाद करना निजी संवाद कहलाएगा, या पाड़ कहलाएगा, या उच्च स्वर में वार्ता, या स्व केंद्रीयवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर हो जाएगा निजी संवाद, यानी कि बच्चा स्वयं से बात करता है तो वह निजी संवाद करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की इनमें से कौन सी विशेषता है, इसके बारे में कह रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में कौन सी विशेषता है? तो इसका विशेषता ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, ये नहीं होगा। योग्यता पर आधारित स्थायित्व अलगाव, ये भी नहीं होगा। सहयोगितापूर्ण अधिगम, या पुरस्कार और दंड का प्रयोग भी नहीं होगा। 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्या कहता है। 11 नंबर में कह रहा है, एक बच्चे दूसरे बच्चे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? एक बच्चा में क्या है? दूसरे की नीयत को समझने की क्षमता है। तो यह बच्चा के किस स्वरूप को दर्शा रहा है? यह बच्चा के अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि को दर्शा रहा है। प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति से संबंधित होती है, अंतःवैदिक बुद्धि खुद से संबंधित होती है, और स्थानिक बुद्धि ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो NEP 2020 आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक कार्य में उन्नति में बाधक है। नहीं, प्रौद्योगिकी में बाधक नहीं है मातृभाषा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। प्रथम भाषा मातृभाषा होती है, और मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होती है। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। और उसके बाद कहता है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों की उलझन पैदा करती है। तो ये भी नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? जेंडर भूमिकाएं डैश है। जेंडर भूमिकाएं क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिग्रहित व्यवहार, ऑप्शन बी जन्मजात व्यवहार, ऑप्शन सी जैविक व्यवहार, ऑप्शन डी अनुवांशिक निर्धारण। तो ये जेंडर भूमिकाएं क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे है? क्योंकि जेंडर पक्षपात से यह आशय रहता है कि बालक और बालिका के मध्य लैंगिक असमानता है। यह एक सामाजिक कुरीति है जो समाज में सर्वव्यापक है। ठीक है,
बच्चों की यह कुरीति समाज में रहकर ही अधिगृहित करते हैं। जेंडर पक्षपात के लिए कुछ कारण हैं, जैसे रूढ़िगत मान्यता एवं परंपराएं जो पहले से चली आ रही है, सामाजिक कुरीतियाँ जो समाज में जिस प्रकार की कुरीति फैला दी गई है, और उसके बाद होता है अशिक्षा एवं जागरूकता। शिक्षा के अभाव में भी असमानता देखने को मिलती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली अगर गड़बड़ रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा बढ़िया से। ठीक, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण। इसका कुछ मनोवैज्ञानिक भी कारण है, और गरीबी तथा सरकार की उदासीनता इस प्रकार की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये होता है छात्रों को प्रदर्शन करने की दूसरे से तुलना नहीं करना है। तुलना शब्द आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनकी अनुसार रूपांतरित करना। तो इसको भी रखते हैं। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत नहीं करना। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय रहता है, जिसमें सभी बच्चों को उसके बुद्धि के योग्यता के अनुसार एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाए। ठीक है, यही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसका भी देखते हैं क्या कहता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्रा को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, और सामाजिक शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ ही बैठकर शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की भी कोशिश की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण केवल विद्यार्थी को उपलब्ध करा जाए, ये नहीं है समावेशी शिक्षा के लिए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही नहीं, उसको भी एक साथ बैठाकर सामान्य विद्यार्थियों के साथ बैठाकर पढ़ाना है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। 17 नंबर में कह रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीकों को अपनाने चाहिए। तो हमेशा याद रखना है कि विभिन्न प्रकार जहाँ भी आएगा ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से दर्शाना है। ऑप्शन नंबर कथन आर में कह रहा है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं के हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि कथन ए और कथन बी सही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, और इसका कथन ए का भी व्याख्या करता है कथन बी, मतलब कथन ए और आर दोनों सही है, और आर का सही व्याख्या करता है कथन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो उसके बाद 18 नंबर में चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है, एक बच्ची लिखाई में कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल में चुनौती महसूस होती है। ठीक है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर दर्शाता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्ची लिखाई में अंतर, यानी कि लिखने में बच्चा को कठिनाई हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, जब लिखने में कठिनाई होती है तो उसके लिए डिस्ग्राफिया बीमारी होता है। ठीक है, तो इसको लिखने में कठिनाई हो रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, आलेख वैकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, जैसे डिसलेक्सिया अगर पूछेगा तो वो पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, ग्राफ पेपर यानी कि लिखने से संबंधित विकार है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर का बात जब करेगा तो उसमें गणित से संबंधित विकार है, गणना से। ठीक है, उसके बाद है डिस्फैक्सिया मतलब साफ बोल नहीं पाता है तो उसको डिस्फैक्सिया कहते हैं, वाक क्षमता संबंधी विकार। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया जब आएगा तो लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होगा, और डिसआर्थोग्राफिया जब रहेगा तो वर्तनी संबंधी विकार होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19 नंबर में क्या कर रहा है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए,
मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों को उपयोग करना चाहिए? नहीं। शिक्षा शास्त्री उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए? यहाँ देखिए विविध आ गया, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, रटंत आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप। जहाँ रटंत आएगा इसको नेगेटिव मान के काट देना है। और पेपर पेंसिल आधारित, ये भी नहीं हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, मूल्यांकन के विविध उपयोग करके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक तथा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है? देखिए, अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। देखिए, सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन के कारण ही वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और समस्या के अंत तक चलती रहती है। चिंतन 4 टाइप का होता है, जिसमें होता है कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होएगा? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषक द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता। तो ये क्या होता है? सहपाठी और वयस्क के संग सहभागिता करके ही अपने अर्थ को निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाएगी? तो यह खंडीकरण कहलाएगी। ये आप लोग भी आंसर दे देंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर याद करने की क्रिया को क्या कहेंगे? खंडीकरण कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद 23 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? सबसे अधिक बल देना है। ठीक है, विषय वस्तु को रटना, ऑप्शन बी नहीं होगा। दूसरे को निष्क्रिय अनुकरण, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंधों, व्यवहार, अनुबंध, और यहाँ ऑप्शन ए छूट गया था, परिवेश के सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन। तो उद्दीपन, अनुक्रियाओं द्वारा, संबंधों द्वारा, व्यवहार, अनुबंध, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने और सुसाध्य करता है? पढ़ने के लिए सुसाध्य करता है। तो अब इसको ऑप्शन को पढ़ते हैं 24 का। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश बोर्ड कार्ड का उपयोग करती है और उन्हें सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। ठीक है, ऑप्शन बी है, परामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यालय को पढ़ने के लिए देती है और जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुरस्कार परिचर्चा के लिए कहती है। और 3 में है, अरुंधति नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए संदर्भ शक्ति संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। रेखा अपने विद्यालय को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या करता है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है? ठीक है, तो पढ़ने को सुसाध्य कौन करता है? ये 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्तनी का बात कर रहा है। और 2 नंबर में क्या बात कर रहा था? पुस्तक परिचर्चा, ये भी नहीं होगा। तो ये 1 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है? एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे? तो ये इसका क्या हो जाएगा? समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? इसमें से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो इसका क्या हो जाएगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एक समस्या पर विविध तरीकों से। जहाँ भी विविध देखेंगे उस क्वेश्चन की सही होने की संभावना अत्यधिक होती है, तो इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है? रट्टा मार, ये नहीं होगा। शिक्षक श्याम पट पर लिख नकल भी नहीं करना है,
तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उन्हें डैश की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारण पर आरोपित करते हैं, यानी खुद सेल्फ से करते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने आप, तो उसे गर्व की भावना महसूस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 27 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए है अधिगम को और प्रभावशाली बनाता है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसके बाद यही, अगर ये गलत है तो नहीं पूछ रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन ए मानवतावादी, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक। आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इससे आगे भी कंटिन्यू हम लोग करेंगे, सेट 2 देखेंगे। ठीक है, जो कि 3 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।